नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफ़ी स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी, कई बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर हमें थोड़ा गाइडेंस दीजिए, इस पर वीडियो बनाएं। तो आज मैंने ये सोचा है कि आज से जो है हम लोग कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो सीरीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं और लगभग 10 से 15 वीडियोस हम रेगुलर जो है इसके ऊपर बनाएंगे कि किस तरह से अपन तैयारी करें। कुछ वीडियोस हम लोग ऐसे बनाएंगे स्टडी मटेरियल के ऊपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, या फिर एक्सरसाइज कैसे करनी है, कैसे जो है रेगुलरिटी उसमें मेंटेन करनी है। कुल मिला के एक अच्छी और स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे की जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ये वीडियो सीरीज़ आरंभ कर रहे हैं। इसमें मैं क्योंकि मुझे इस परीक्षा की प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा से पता है, मतलब मैंने खुद ने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, मैंने AAO का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है और भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस जो मेरे पास है वो मैं जो डियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर करने का इच्छुक हूँ कई दिनों से, और बच्चों की डिमांड भी है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो जानकारी शेयर कर पाऊँगा। तो अगर हम पर्टिकुलर कृषि पर्यवेक्षक के ऊपर अपन बात करेंगे तो कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा की जो प्रकृति है उसको समझना बड़ा आवश्यक है। बच्चे क्या बड़े डरे हुए से मूड में रहते हैं कि भाई कृषि पर्यवेक्षक बहुत टफ सा परीक्षा होती है, बहुत कठिन सा ही एग्ज़ाम है, मतलब किस तरह से होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ये दिमाग में एक्चुअली चीज़ बिठानी है कि इससे कठिन परीक्षाएं भी मार्केट के अंदर होती है। आप लोग देखते हो बड़ी बड़ी परीक्षाएँ, जैसे SI का पेपर है, पटवारी का माने तो भी इससे जो है अच्छा लेवल पटवारी के पेपर का आता है। इसके अलावा बड़ी पेपर के ऊपर आप जाओगे, जैसे RS है, IAS है, या फिर और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं, उनको आप दिमाग में रखें कि उनको भी लोग क्रैक करते होंगे। कोई ऐसी कठिन परीक्षा नहीं है कृषि पर्यवेक्षक की आप उसे क्रैक नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल ईजी सा काम है। बस एक रणनीति की आवश्यकता है, एक स्ट्रेटजी आपको बना करके इसमें जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, तो जो है अच्छा सा आप कर पाएंगे। तो आज हम इसकी प्रकृति के ऊपर ही बात करेंगे। ये बिल्कुल सरल सा सिंपल सी परीक्षा होती है और इसमें कंपटीशन भी देखोगे तो बाकी जो परीक्षाएं हैं उनके बनिस्पत बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब मीडियम टाइप का कंपटीशन आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। तो आज मैं इस परीक्षा की प्रकृति में जैसे आपको बता रहा हूँ, सरल सा पेपर है, सिंपल सी है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। और आज मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में आप लोगों को मैं विशेष बात करूंगा कि कौन कौन से स्टडी या कौन सा स्टडी मटेरियल है या फिर कौन कौन सी बुक्स है, नोट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या है, कोई भी परीक्षा हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे कोई बड़े स्तर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, लड़कों के दिमाग में या स्टूडेंट्स जो भी होते हैं एस्पिरेंट के दिमाग में ये भ्रांति रहती है कि भाई मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, कोचिंग भी कर लूँ, सारी चीज़ों को फिर वो क्या गोलमाल या मिक्स हो जाता है पूरा का पूरा मामला, तो फिर जो है अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लिमिटेड स्टडी मटेरियल के ऊपर फोकस करना है, कम से कम किताबें पढ़नी है और अच्छी से अच्छी है उनको बार बार पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यही है जो सब लोग कहते हैं, मैं भी इसी को रिपीट करता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भी यही किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप इस परीक्षा के बारे में जैसा कि आपको इसका ब्लूप्रिंट पता है कि परीक्षा के अंदर 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 100 में से 60 प्रश्न एग्रीकल्चर के आएंगे, 15 प्रश्न हिंदी के आएंगे और 25 प्रश्न राजस्थान जीके के आएंगे। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, इसलिए राजस्थान जीके को लेकर के या हिंदी को लेकर के आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। राजस्थान जीके के आपके 25 प्रश्न आएंगे, सिंपल सा सिलेबस है, अपन सिलेबस पे भी कभी बात करेंगे, बहुत छोटी सी 4-5 लाइनों का ऐसे सिलेबस मान के चले आप, है ना। इसके अलावा अगर आप इसी की जगह RS को देख के चलिए, आप RS की तैयारी कर रहे हो, ऐसे दिमाग में ले लो, तो उनको राजस्थान जीके में सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आपके इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटिकल साइंस राजस्थान की है ही नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर है, थोड़ी सी 2-4 लाइनों की हिस्ट्री है और थोड़ा सा ज्योग्राफी है उसके अंदर, पूरी की पूरी पॉलिटी उसमें नहीं है आपके, और पूरा का पूरा जो आप देखोगे ये इकोनॉमिक्स आपके है ही नहीं, जो कि बहुत टफ वाला पोर्शन जो है पढ़ता है। इसलिए आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी है तो हिंदी में भी केवल और केवल ग्रामर है, मतलब हिंदी का कोई टफ पोर्शन उसके अंदर ऐड किया हुआ नहीं है, सिंपल सा है। तो हिंदी के लिए जैसे आप बुक की बात करें तो हिंदी में आपको ज़्यादा भागादौड़ी नहीं करते हुए हिंदी में आपको राघव प्रकाश की जो हिंदी व्याकरण की किताब आती है उसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बहुत अच्छी किताब है, उसमें पहले आए हुए प्रश्न भी उसमें दिखाए हुए हैं कि ये फला फला परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। और जैसा कि इस निम्न स्तर की जो परीक्षाएं होती है, कृषि पर्यवेक्षक का, पटवारी है, इस तरह का जो एवरेज परीक्षाएं होती है, ज़्यादा कठिन प्रश्न इनमें नहीं पूछे जाते, उनमें जो पुराने समय में पूछे गए कई बार वही वापस पूछ लेते हैं। इसलिए राघव प्रकाश सबसे बेस्ट बुक है इसके लिए। इसके अतिरिक्त अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहो तो अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक की जो हिंदी व्याकरण की किताब चलती है वो आप और लेके आ सकते हैं, थोड़ा सिंपल उसके अंदर दे रखा है।
तो हिंदी में बस ये 2 किताबों से दूर नहीं जाना है, राघव प्रकाश और हिंदी व्याकरण की जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की बुक चलती है वो पढ़नी है। इसके अलावा जीके की बात करें तो जीके बहुत सरल सा पूछा जाएगा और ज़्यादातर प्रश्न इसमें वो ही आएंगे जो पहले पूछे हुए हैं किसी न किसी परीक्षा के अंदर। मेरी बात को मानना आप, परंतु आपको एक सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना बहुत आवश्यक है ना। तो उसके लिए मैं 2 किताबें आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। सबसे पहले जो दक्ष पब्लिकेशन की जो टॉपर्स, दक्ष टॉपर्स जिसको कहते हैं, सार संग्रह, वो किताब बहुत छोटी किताब आती है, 100-125 पेज की किताब है और लगभग 101 रुपये में बाज़ार में मिल जाती है। उस किताब को इतना बढ़िया तरीके से समराइज़ करके लिखा हुआ है, जितने भी पुराने आए हुए प्रश्नों को उनके अंदर इंक्लूड करके व्यवस्थित तरीके से सिलेबस के अनुसार। और वो भी पूरी पढ़नी नहीं है आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी उसमें भी है, वो भी आपको नहीं पढ़नी। और हिस्ट्री के भी गिनती के टॉपिक आपको पढ़ने हैं और ज्योग्राफी के गिनती के टॉपिक पढ़ने हैं और आर्ट एंड कल्चर आपको उसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे जो है प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दे रखें। तो सबसे पहले दक्ष टॉपर्स का जो सार संग्रह छोटी किताब आती है। इसके अलावा पैनोरमा पब्लिकेशन आपको यूँ लगेगा कि सर ये बहुत हाई लेवल की किताब है, जो आरएस की तैयारी करते हैं या और कोई टफ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए पैनोरमा अच्छी है। पैनोरमा पब्लिकेशन जो राजस्थान जीके की 2 वॉल्यूम आते हैं, इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, दोनों किताबें आपको लानी पड़ेंगी। पूरी पढ़नी नहीं है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनमें गिनती के चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसा आप सिलेबस में देखोगे उस गिनती के चैप्टर को आप पढ़ लो, बस बिल्कुल सिंपल। और पैनोरमा पब्लिकेशन की जो खासियत वो ये है कि बहुत अच्छा उसके अंदर कंटेंट है, बेस्ट लेवल की किताब मैं उसको कह सकता हूँ। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। आरएस से लेकर के राजस्थान में होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए प्रश्न उनके अंदर हल सहित दे रखे हैं। अगर उन प्रश्नों को भी कोई ढंग के पढ़ के चला जाए तो मेरा यह मानना है कि 25 के 25 क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ आप लोगों को ये बात कह सकता हूँ। इसलिए पैनोरमा पब्लिकेशन में जो निश्चित चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं और नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इधर उधर नोट्स के लिए भटकना नहीं है बस। तो जीके के लिए 2 किताबें होंगी, पैनोरमा पब्लिकेशन के दोनों वॉल्यूम लेके आ जाना, उनमें गिनती के चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और राजस्थान जो सार संग्रह मैंने दक्ष पब्लिकेशन की कही थी वो आपको लेकर के आनी है। तो जीके की बात होगी, हिंदी की बात होगी। अब अगर अपन एग्रीकल्चर विशेष की बात करें तो क्योंकि एग्रीकल्चर का इसके अंदर भाग ज़्यादा आता है, 60 प्रश्न एग्रीकल्चर के आएंगे, 20 प्रश्न एग्रोनॉमी के आएंगे, 20 प्रश्न हॉर्टिकल्चर के आएंगे और 20 आपके एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे। तो इन 20-20 प्रश्नों को जैसे ही एग्रोनॉमी महत्वपूर्ण है उतनी ही ज़्यादा हॉर्टिकल्चर, उतनी ही ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे एनिमल हस्बेंड्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि उसमें प्रश्न छूट जाते हैं, जबकि एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के बनस्पत थोड़ा ईजी रहता है। तो 20 के 20 क्वेश्चन आप उसके अंदर सही कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ो तो ज़्यादा बुक मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती है 11वीं और 12वीं क्लास में, वो कृषि विज्ञान के ऊपर फोकस करना है, लाइन टू लाइन एक एक चीज़ पढ़नी है। अभी जो किताबें चल रही है बहुत अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की किताबें हैं। मैं खुद जो पढ़ाता हूँ हॉर्टिकल्चर, वो मेरा पूरा का पूरा फोकस है राजस्थान। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें होती है उन्हीं का मैं सिंप्लीफिकेशन करके बच्चों को बताता हूँ। मैं टोटल एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करता हूँ। आपने रॉयल इंस्टीट्यूट के ऊपर मेरे वीडियो वगैरह देखे होंगे। टोटल एनसीईआरटी बताता हूँ मैं, टोटल एनसीईआरटी को ही एक अलग तरीके से मेरा प्रस्तुतिकरण रहता है। बाकी एनसीईआरटी ही है वो, कुछ चीज़ें मैं और अच्छी उसमें ऐड भी कर देता हूँ। कोई परीक्षा के अंदर कुछ चीज़ें बाहर से भी आ जाती है तो वो मैं ऐड करता हूँ। बाकी टोटल एनसीईआरटी ही जो आपकी सफिशिएंट है। चाहे एग्रोनॉमी की बात करें, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री, लाइन टू लाइन आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ करके उसके नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी फर्स्ट एग्रीकल्चर के अंदर, और एक कोई भी आपको गाइड पढ़नी चाहिए। मेरे ये है पर्सनली मानना है, कोई भी एक गाइड आपको लेनी चाहिए। चाहे आप नेमराज सुंडा की ले लो, चाहे पीडी चौधरी की ले लो, या और भी कई तरह की गाइड है। लेकिन नेमरोज सुंडा की ऐसा बताते हैं कि वो नेमराज सुंडा की जो बुक है उसको अच्छा सभी लोग अच्छा बताते हैं, और मैं भी उसको अच्छा बताता हूँ कि उसमें आई हुई चीज़ें और बहुत बढ़िया तरीके से उस किताब को लिखा गया है। अगर आप अंग्रेजी के जानकार हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ पाते हैं तो और भी आपको बेस्ट मज़ा आ जाएगा। मतलब इतनी अच्छी किताब है वो। इसके अलावा अभी तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के बाद में अभी आपके पास कोचिंग का एक ऑप्शन है। कोचिंग आपको करनी चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूँगा। चाहे कहीं से भी आप करें, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको कोचिंग करनी चाहिए,
क्योंकि कई बार किसी भी तैयारी करो कई सारी चीज़ें छूट जाती है। और कोचिंग क्या अपने को एनालिसिस करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। कोचिंग के ऊपर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सबके बीच में अगर अपन भी जाते हैं ना, तो अपना खुद का सेल्फ इवोल्यूशन होता है कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। 1000 लड़के पढ़ रहे हैं तो मेरी टेस्ट में रैंक कौन सी आई है, तो उसमें आपका इवोल्यूशन होता है कि आप कितने गहरे पानी में। तो वो पहले पता चल जाए आप कितने गहरे पानी में हो परीक्षा से पहले, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। घर पे तैयारी करने में फिर परीक्षा होने के बाद में पता चलता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए पहले आपको ये काम जो है कर लेना है। कोई भी कोचिंग करें, ऑनलाइन कोर्स आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो चाहे आप रॉयल इंस्टीट्यूट का करें या फिर कोई भी आपको जो अच्छा लग रहा है। मेरी नज़रों में रॉयल इंस्टीट्यूट का अब तक जो राजस्थान के अंदर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें रॉयल का सबसे बेस्ट है। आप खुद एनालिसिस कर लेना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई सा भी हो, एक आपको कोर्स परचेज़ कर लेना है और उसके रेगुलर नोट्स बनाने हैं। अब मैं आपको जो सफलता का मूल मंत्र लास्ट में बताना जा रहा हूँ, प्रैक्टिस के अलावा कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला सके, चाहे कोई भी युक्ति हो। उदाहरण के लिए अगर आप हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं ना, तो आप हारमोनियम को लेकर के एक आधा गीत डायरेक्ट बजाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। एक गीत को आपको 100 बार बजाना पड़ेगा, तब जाकर के जो है प्रैक्टिस होगी, उंगलियां आपकी ढंग से जम पाएगी। मतलब अगर आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो, 10 बार पढ़ते हो, 20 बार पढ़ते हो, तो दिमाग में वो स्थायी हो जाती है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ जो है वो 100 गुना बढ़ जाती है। आप एक बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिया आपने कोई भी पेज, वापस 1 महीने बाद देखोगे तो बिल्कुल आपको वो नया लगेगा, है ना। मैं कई बार, मुझे बच्चे पूछते भी है, तो मैं सबसे बड़ा सूत्र जो बताता हूँ वो कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप मान लो कि आप भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हो, उसमें आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, आप रोलेट एक्ट पढ़ रहे हो, आप असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हो, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हो, या आप जलियांवाला बाग हत्याकांड, कुछ भी आप अगर पढ़ रहे हो, आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। या आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का कोई वीडियो क्यों ना देख रहे हो, आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे कि ये कोई भी कोर्स पढ़ा और मेरे 6 महीने का गैप हो गया, क्योंकि राजस्थान में परीक्षाओं की प्रकृति ऐसी है कि अभी तो बोल रहे हैं 6 महीने बाद पेपर हो जाएगा, 6 महीने आएंगे तो फिर भी यही बात बोलेंगे कि 6 महीने बाद होगा। तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, उसमें आप और हम लोग सुधार नहीं कर सकते। मतलब ये अपने 2 जनों की बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि पेन एक ऐसी कॉपी मेंटेन करे, सब्जेक्ट वाइज एक कॉपी मेंटेन करे। बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, आपका जैसे फील्ड एग्रीकल्चर है, किसी और आदमी का कोई एक सिंगल फील्ड ही तो है ना अपना, तो 2-3 कॉपी मेंटेन कर लें और जो कुछ भी पढ़े उसमें नोट्स बनाएं। और वो कॉपी आपके पास अस्थायी रूप से होनी चाहिए, चाहे आज देखो चाहे 5 साल बाद में देखो। कॉपी अगर छोटी है, भर गई है, तो उसको नई कॉपी के अंदर लिख लो। लिखने की आदत आपको बनानी पड़ेगी, चाहे आपको कुछ भी करना है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस, इससे क्या रेगुलर प्रैक्टिस होती है। एक ही चीज़ को हम बार बार जब एक ही कॉपी के अंदर पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें याद हो जाती है। आप लोग कई मोटिवेशनल स्पीकर जो देखते हैं, जो कवि सम्मेलन आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो एक ही लाइन को 100 बार बोलते हैं। कवि सम्मेलन में इतनी बार बोलते हैं तो वो चीज़ें उनके दिमाग में इतनी याद हो जाती है, तुम नींद में भी बोलोगे तो वो पूरे के पूरे जो अंतरे के अंतरे सुना देंगे। मतलब तो कहने का मतलब ये है समराइज में कि प्रैक्टिस आपको इतनी बढ़िया तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है कि चीज़ें आपकी ज़बान पे हो जाए, उंगलियों पे हो जाए, तो ही सिलेक्शन होगा। भाई परीक्षा कठिन हो चाहे सरल हो, सिलेक्शन नहीं होता है ऐसे। रेगुलर पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कोई बहुत होशियार आदमी है लेकिन आज भी वो गाँव के अंदर घूम रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कोई नया लड़का क्यों ना हो, चाहे 18 साल 20 साल के अंदर भी लड़के नौकरी लग जाते हैं। मैंने ऐसा खुद पर्सनल देखा हुआ है। इसलिए दिमाग से भ्रांति को निकाल दो, केवल प्रैक्टिस और हार्ड वर्क ही जो है आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो नए वीडियो के अंदर अपन नई कोई स्ट्रेटजी या नई कोई बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।